जय हिंद सभी बच्चों को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। कैसे हैं सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी मेरे प्यारे दोस्त लिख के बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है सभी दोस्तों तक? क्या सभी होनहार छात्रों तक मेरी मधुर वाणी जो है वो पहुंच पा रही है? जल्दी एक बार फटाफट जल्दी से लिख दीजिएगा, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो लिख दीजिएगा यस सर आ रही है, और तैयार हो जाइएगा साथियों। आज टेस्ट हुआ था मॉर्निंग में, एयरफोर्स ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसमें हजारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कुछ ऐसे धुरंधर जिन्होंने रैंक ली है। देखिए, जिसने रैंक ली है ना, जो मेहनत करके ऊपर आ रहा है, उसकी वर्दी पक्की है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो यहां कंपटीशन के तीन फायदे तो मिनिमम है। पहला, प्रिपरेशन अच्छी होगी। दूसरा, एक जिद है टॉप करने की, तो उसमें जब आप टॉप करने की जिद लाते हो ना अपने अंदर, तो प्रिपरेशन अपने आप ही ऑटोमेटिक बहुत अच्छी चली जाएगी। हेल्दी कंपटीशन है। तीसरा, प्राइजेस। लेकिन प्राइज को मैं सबसे पीछे रखता हूं, सबसे ऊपर रखता हूं मैं आपकी प्रिपरेशन को। एक हेल्दी कंपटीशन होता है ना, उसमें सबसे ऊपर आने की जो जिद है वो इतनी तैयारी करा देती है हमारी। क्योंकि देखिए, घर में बैठ के ना कुएं में मेंढक को भी ऐसा लगता है कि तेरे से बड़ा राजा नहीं है, बट जब वो समुद्र में आता है तो उसे वास्तव में पता चलता है कि भाई कितने मगरमच्छ हैं। तो जब आप भीड़ में मॉक टेस्ट देते हो ना, और टाइम बाउंड होकर देते हो, तो आपको वही फील आता है जैसा एग्जाम में हो। और यहां हर तीसरे चौथे दिन ये ऐसे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाले हैं। सोचो, अगर आपने 5 मॉक टेस्ट ऐसे लगा लिए, तो छठा मॉक टेस्ट ही होगा एक तरीके से आप लोगों का एग्जाम में। और सेम फीलिंग के साथ 5 मॉक टेस्ट में ये गलतियां आपकी जितनी भी कर रहे हैं ना, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टॉपर बनने वाले होंगे लेकिन माइनर सी मिस्टेक से वो रह गए हैं, तो उन गलतियों को अगले मॉक टेस्ट में नहीं करना है। बात आ गई समझ में? तो चलिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि आज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुआ था, एक्स ग्रुप का भी और वाई ग्रुप का भी। जिसने नहीं दिया है, अगली बार तैयार रहना, आपको टाइम सब कुछ बता दिया जाएगा कब होगा, ठीक है? दूसरी चीज, इस मॉक टेस्ट के एक्स ग्रुप के 5 स्टूडेंट लिए हैं टॉप हमने, और 5 लिए हैं वाई ग्रुप के। एक्स ग्रुप के 5 स्टूडेंट्स को कैडेट डिफेंस एकेडमी की तरफ से स्पेशल टी शर्ट दी जाएगी, उनके घर ही पार्सल कराई जाएगी। वाई ग्रुप के 5 स्टूडेंट जो टॉपर है उनको टी शर्ट दी जाएगी और स्पेशल वहीं पर पार्सल कराई जाएगी, ठीक है? लेकिन इसके बाद इतना टफ कंपटीशन हुआ और इतनी मेहनत को देख के मुझे लगा कि यार मुझे भी इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है? तो जो दोनों टॉपर्स हैं, एक्स ग्रुप का भी और वाई ग्रुप का भी, उनको मेरी तरफ से, और इसकी कसम ये कोई एकेडमी की या किसी की भी तरफ से नहीं है, मैं अपनी तरफ से पर्सनल इन बच्चों के लिए एक गिफ्ट दूंगा। वो क्या होगा वो अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो चलिए जल्दी से देख लीजिए। एक्स ग्रुप, भारत के कौन से राज्य से किस बच्चे ने बाजी मारी है? तो वाई ग्रुप, और बेटा जो भी बच्चा है ना, तो देख, मैं तो तेरे को नहीं जानता हूं और आई डोंट नो, लेकिन अभी ये तो देख लिया मैंने तेरे को, बट तू जहां भी है मैं तेरे को एक सलाह दूंगा, अगर तू बड़े भाई की तरह सलाह मानेगा। वाई ग्रुप का एग्जाम तेरे को फोड़ना है, ये कंफर्म है, तू तो फोड़ देगा भाई, क्योंकि तेरे नंबर ही इतने आ रहे हैं। कहां था भाई? 46.25 50 में से, तो तेरा वाई ग्रुप तो गया। अगर तू मेरी बात मानेगा ना, तो मैं तुझे पर्सनल नंबर दूंगा मेरे भाई, और इसके अलावा और कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं पर्सनल नंबर दूंगा और एक स्पेशल एडवाइस दूंगा। और भाई साहब, ये मान ले कि वाई ग्रुप के साथ साथ तेरा 2 से 3 एग्जाम ऐसे हैं जो तू एकदम से उड़ा देगा। बात क्लियर है भाई? तो बच्चे, मैं नंबर दूंगा स्पेशली, ठीक है? लेकिन वो बाद की बात है, अभी हम थोड़ा अनाउंसमेंट करके फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बार जल्दी से देख लीजिएगा। देख भाई, पहला रैंक मारा है राजस्थान का एक स्टूडेंट है ये हमारा, मतलब वाई ग्रुप में राजस्थान ने बाजी मारी है। एक्स ग्रुप में बताएंगे किसने मारी है। नाम है इस बच्चे का विजय, तो भाई विजय भवा। मार्क्स हैं 46.75, मतलब 1-2 क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ होगा, ठीक है? चलिए जी, तो राजस्थान के शेर ने बाजी मारी है वाई ग्रुप में, रैंक 2। अच्छा, इसका स्कोर ये सब बाद में बता देंगे, ठीक है? रैंक 2 पे आ जाइएगा। रैंक 2 पे फोटो नहीं मिला है, लेकिन रैंक 2, काबा क्या हालचाल वाह, बिहार के लाल ने रैंक 2 मारी है 46.25। कंपटीशन देखो कितना खतरनाक है, 46.75 और रैंक 2 पे है 46.25। इस बार बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, इस बार हमारे चीते आग लगाएंगे, ठीक है? 46.25 मार्क्स हैं इसके, ये रैंक 2 है। तो बिहार वाले ने कसम खा ली थी, बोला भाई पीछे नहीं हटूंगा। रैंक 3 पे कौन है? रैंक 3 पर है हमारा बच्चा, बिहार का ही है,
क्या बात भाई, बिहारी सब पे भारी हैं। सत्यम कुमार 45 मार्क्स हैं, सत्यम कुमार 45 मार्क्स के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला तीसरा यानी कि फोर्थ, औरैया यूपी से राज पाखरम। ठीक है, 44.25, थर्ड नंबर पे राज पाखरम है। तो यूपी के शेर कर देंगे सबको ढेर। तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे है हमारा ये शेर रोहतक हरियाणा वाला अमन, फिफ्थ नंबर पे है और 44.00। मतलब कंपटीशन टफ था भाई, एक एक दो दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ है। तो भाई हरियाणा वाले भी आ चुके हैं, सबसे ऊपर राजस्थान का है इसमें, फिर उसके बाद बिहारी एंड देन उसके बाद यूपी, और भैया हरियाणा वालों ने कहा किसी से कम थोड़े ना है हम लोग। चलिए जी, ये थे वाई ग्रुप के। अब आते हैं एक्स ग्रुप की तरफ। एक्स ग्रुप में जो फर्स्ट रैंक मारी है वो यूपी वालों ने कहा कि बेटे इधर नहीं तो इधर, एक जगह। तो राजस्थान वालों से बाजी छीन के यूपी वालों ने कहा ऊपर जाना है दोस्त। तो एक्स ग्रुप में ये हमारा शेर है, कानपुर देहात का लड़का है अभिनव यादव, यादव जी का छोरा, 56.75 स्कोर के साथ है टॉपर हमारा एक्स ग्रुप का। दूसरे नंबर पे रहा है राजस्थान। उसने कहा अच्छा, मतलब एक्स ग्रुप की सीट अगर हमसे छीन ली तो बेटे पीछे तो हम भी नहीं हटेंगे, क्योंकि वाई ग्रुप में राजस्थान का टॉपर था। तो कंपटीशन इतना खतरनाक है, उसने कहा कि चल कोई बात नहीं बेटे, इसको ले जा, सेकंड रैंक तो मैं ही लाऊंगा। तो ये राजस्थान का शेर नाम है बजरंग जाट, अजमेर राजस्थान से सेकंड रैंक 51.50 के साथ। फिर है तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, यूपी के छोरा, बोला भाई सेकंड रैंक नहीं तो थर्ड रैंक तो मेरी ही होगी। तो लड़का है ये विकास कुमार, उत्तर प्रदेश से 51.25 के साथ। और चौथे नंबर पे फिर से यूपी, शाहजहांपुर 50.25, फोर्थ रैंक पर अमल यादव। क्या बात है, यादव जी के छोरे ज्यादा ही खतरनाक हो रहे हैं। और सॉरी फोर्थ रैंक थी, फिफ्थ रैंक पे और बिहार से बोला हम जहां ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, हम रहेंगे तो जरूर हैं, पहुंचेंगे तो वहां पर जरूर। तो जहानाबाद बिहार, अमन कुमार 55th रैंक। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को यहां तक? तो भैया दोनों टॉपर्स के लिए, एक्स और वाई ग्रुप के टॉपर्स के लिए टी शर्ट तो जाएगी जाएगी, लेकिन दोस्त मेरी तरफ से एक छोटा सा प्राइज जो है उन बच्चों को जरूर मिलेगा 1100 रुपीज का। भाई मेरी तरफ से है, गरीब आदमी हूं, जितना मैं कर सकता हूं देखो उतना ही करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से दोनों एक्स और वाई ग्रुप के टॉपर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के टॉपर्स के लिए। अगली बार और तगड़ा कंपटीशन होगा तो फिर और सोचेंगे, लेकिन अभी थोड़ा गरीबी है तो इतना ही मेरी तरफ से हो पाएगा इन दोनों स्टूडेंट के लिए, एक्स वाले के लिए भी वाई ग्रुप वाले के लिए भी। ठीक है भाई लोगों, ये एग्जाम कौन से ऐप में होता है? ये एग्जाम होता है बेटा कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के ऐप पे। ये कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे होता है, वहां उसको डाउनलोड कर लेना। और अगला जो टेस्ट है वो संडे को होने वाला है। कौन सा होने वाला है? संडे को, अभी से अनाउंसमेंट कर दिया है, इसी संडे, जो ये संडे आ रहा है इसी संडे को होगा। अब डिस्कशन करते बंद, और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने दिया है उनके मार्क्स, उनकी सारी चीजें, वो सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे दिख जाएगा। अभी करते हैं क्लास, चलिए भैया क्लास शुरू की जाए। अगले मॉक टेस्ट में सुन लो, आज ही अनाउंस कर रहा हूं, आज की क्लास से ही वन वर्ड आएगा, लेकिन सीख सको तो सीख लेना, वन वर्ड घुमा के दूंगा आज ही की क्लास से। तो एक क्वेश्चन अगली क्लास संडे की क्लास के लिए, लेकिन कौन सा होगा ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, और तुम्हें पता है मेरी आदत है अंदर से उठाता हूं ऑप्शंस में से मैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन कर दिया है पक्का, एक क्वेश्चन पक्का, और कोशिश करूंगा कि अगली बार जो प्राइस है बढ़ाऊं। देखो एकेडमी तो भाई वही देगी, टी शर्ट्स ही देगी भाई, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब छोटे भाई बहन जो है ना मेहनत करते हैं ना, पसीना बहाते हैं ना, और ये कंपटीशन की फीलिंग देख के ना बड़ा सुकून सा, मजा आता है, एनर्जी आती है एक अंदर से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आज का कर दिया पक्का, आज ही की क्लास से होगा। लीजिए साहब, पहला क्वेश्चन,
पहले आंसर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, वो कट हो जा रही है, एक बार देख लेना। चलिए जी, पहला क्वेश्चन। एनिमल्स, वो जानवर, वो एनिमल्स दैट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म्स, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, जैसे गोबर वगैरह या और चीजें है ना, और देखिए फिर उसमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फिर उसमें से आपने देखा होगा खेतों में ये, या गोबर के ऊपर या कचरे के ऊपर ऐसे ही निकल जाता है, छोटे छोटे ये पार्ट्स निकल जाते हैं। तो वो एनिमल्स कौन से होते हैं? होपफुली इधर किसी ने नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, ठीक है, इधर नहीं देखना था। तो इसका आंसर, और इसको देख के भी कमबख्त बी आंसर लगा रहे हैं, कुछ तो देख लो, पोल लगा दे भाई, मतलब अगले पे लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो किसी पदार्थ को छोटी स्मॉलर फॉर्म्स में तोड़ देते हैं। ठीक है भाई लोगों, फोटो यहां पर आ गई है। ठीक, अब आते हैं कैनिबल। कमेंट बॉक्स में लिखो, याद यही करना है साथ के साथ। कैनिबल्स कौन होते हैं? बताओ कौन होते हैं कैनिबल्स? क्या खाते हैं ये कैनिबल्स? मीट खाते हैं। किसका मीट खाते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, फटाफट जल्दी। कौन होते हैं? फटाफट बताओ, कैनिबल्स कौन होते हैं? लिखते रहना, कॉपी पेन ले लो साथ के साथ ही लिखो। एनिमल्स, ये वो जानवर होते हैं दैट ईट, जो खाते हैं। क्या खाते हैं बताओ? दैट ईट देयर देयर ओन स्पीसीज, जो अपनी स्पीसीज को ही, मतलब अपनी खुद की स्पीसीज को ही खा जाते हैं, अपनी प्रजाति को ही खा जाते हैं, उसे कहते हैं कैनिबल। या दैट ईट ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन फ्लैश, जो इंसान का मांस खाते हैं, उनको भी हम क्या कह देंगे? कैनिबल कह देंगे। जो बच्चा लिखता हुआ चलेगा ना भाई साहब, देखो मेरे हाथ में एक कलम है, चाहूं तो बाबूजी बन के खड़ा होकर यहां पर लिख के ला सकता हूं, ठीक है, लेकिन लिखो साथ के साथ। बात समझ में आ रही है? सिर्फ एयरफोर्स का एग्जाम ही नहीं निकालना, अभी आगे बहुत बड़ी जर्नी है, मैंने पूरा इस साल का प्लान किया हुआ है, तो लिखते चलो। आ रही है बात समझ में? कॉपी पेन लेके बैठो, आज तुम्हें दिखाऊंगा, मुझे कई बच्चों ने इतने प्यारे नोट्स भेजे हैं ना। तो कैनिबल क्लियर हो गया। ओमनीवोर्स क्या होता है? ओमनीवोर बताओ क्या कहता है? एनिमल्स, कहां लिखूं? एनिमल्स, मैं बोल रहा हूं साथ के साथ लिखते चलो। दैट, कहां लिखे? एनिमल्स दैट ईट बोथ, जो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट्स, पौधे भी खाते हैं, एंड मीट। देखिए ओमनी का मतलब होता है बोथ, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट, एक से ज्यादा, तो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, जो दोनों चीजें खाते हैं, उन्हें कहते हैं ओमनीवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स जो केवल क्या खाते हैं? मीट, ओनली मीट, ये केवल मीट ईटर होते हैं, यानी कि मांसाहारी। अब मैं कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं, हर्बीवोर क्या होता है? जल्दी बताओ। एनिमल्स, सॉरी, हर्बीवोर्स क्या होता है? कार्निवोर हो गया, केवल मीट खाते हैं। ओमनीवोर्स हो गया, ओमनी मतलब सब, तो ओमनी से याद रखना, एनिमल्स दैट ईट, ओमनी मतलब सब खाते हैं भैया, जो मिलेगा सब, प्लांट खा जाएंगे और ये भी खा जाएंगे, क्या कहते हैं, मीट भी खा जाएंगे। और कैनिबल क्या होता है? दैट ईट व्हाट, अपनी स्पीसीज को खा जाते हैं, और या आपको दे देगा ह्यूमन फ्लैश। और डिकम्पोजर्स तो आपको बता दिया, लेकिन पेपर में हर्बीवोर अगर आया, क्योंकि पेपर की कमर तोड़नी है, शाबाश लिखो हर्बीवोर। हर्बीवोरस, HERBIVOROUS, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर होते हैं जो केवल और केवल क्या खाते हैं? प्लांट। हर्ब याद करने का तरीका, हर्बल, हर्ब्स, हर्ब्स क्या होते हैं? प्लांट, तो प्लांट को खाने वाले। शाकाहारी, हर्ब्स मतलब शाकाहारी। तो इसके जुड़े हुए हमने लगभग लगभग सारे कर लिए, पेपर में आने लायक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, पिताजी की मृत्यु के बाद, पिताजी की मृत्यु के बाद जो बच्चा पैदा होता है,
लेकिन ध्यान से सुनना, पूरी पिक्चर आपके माइंड में डालूंगा, यहीं फंस जाएगा, निकलेगा नहीं। सपोज करो एक लेडी प्रेग्नेंट है और फादर जो है उस बच्चे के वो अभी जिंदा है, बट कई बार ऐसा होता है कि उसके जन्म लेने से पहले ही उस बच्चे के फादर की डेथ हो जाती है। तो अब जो बच्चा पैदा हुआ वो फादर की डेथ के बाद हुआ, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा हमारे फौजी भाई शहीद हो जाते हैं, ठीक है, तो जो बेबी पैदा होता है उनके शहीद होने के बाद होता है, तो वो जो बच्चा है वो फादर की डेथ के बाद हुआ। इसे हिंदी में कहते हैं, मैंने हिंदी में सीखा तो था, मरणोपरांत। मरणोपरांत, देख लेना सही लिखा गया, मतलब मरने के बाद। इसको एक और एग्जांपल से दूंगा, यही याद हो जाएगा। कई बार हमारे फौजी भाइयों को आपने देखा होगा अवार्ड मिलता है, मेडल्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, लेकिन उनको मरने के बाद मिलते हैं, यानी कि जब वो शहीद हो जाते हैं उसके बाद। तो शहीद होने के बाद कुछ लोगों को जिंदे मिलते हैं, तो वो पॉस्ट्यूम, मतलब वो जो आंसर लगा दिया इसका पोल, ये जूता जो है ना सिर में मारूंगा फेंक के। हाँ भाई, आया समझ में, मरणोपरांत। तो वो अवार्ड मरने के बाद मिलेगा, वो भी क्या कहलाएगा आपका, दैट इज जो भी आंसर होगा मरणोपरांत, ठीक है। या एक और एग्जांपल लो, इतने एग्जांपल देंगे यही याद हो जाएंगे। सपोज करो मैंने एक किताब लिखी, अब जब ये पब्लिश हुई ना, उसके पब्लिश होने से पहले ही मेरी मौत हो जाए, तो ये जो बुक कहलाएगी, ये वही कहलाएगी जो इस, मतलब मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं आपको, मरणोपरांत। आगे समझ में। तो इसका जो आंसर होगा बेटा पॉस्थ्यूमस आंसर होगा। आपका ये आंसर यहां तक सही होना चाहिए था, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, किन क्या होता है, किन ये होता है अ प्लेस, जहां पर, अ प्लेस वेयर ब्रिक्स मतलब ईंटे, आर बेक्ड। हिंदी में इसे कहते हैं भट्टी, भट्टी या भट्टा जो भी है, समझ गए ना। आपने गांव में आसपास देखा होगा, तो वहां पर ये ईंटें बनाई जाती हैं इस जगह को। ओसिस क्या होता है, ये आपका कई बार पूछ लेता है आपसे, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओसिस रेगिस्तान के अंदर, जैसे मान लो ये रेगिस्तान है, इसके अंदर जो ग्रीन एरिया होता है, तो ग्रीन लैंड इन अ डेजर्ट, तो वो रेगिस्तान के अंदर जो हरा भरा एरिया होता है उसे ओसिस कहते हैं, ठीक है। फेबल क्या होता है, हमने बचपन में कछुए और खरगोश की स्टोरी सुनी थी, याद है, उसी कछुए को और खरगोश को कहते हैं फेबल। तो अ मॉरल स्टोरी, यानी कि एनिमल स्टोरी बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज, लेकिन उसका उद्देश्य होता है कि उससे आपको नैतिकता का भाव दिया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फेबल। चारों के चारों ऑप्शन एक्सप्लेन हो चुके हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। जैसे ही नोट कर लोगे फटाक से लिख देना यस सर नोटेड। चलें जी आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए साहब। ओके, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था आपका। देखिए, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, किधर जा रहा है भाई, चलिए, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, इसका मतलब है एक व्यक्ति जिसके अंदर दोनों तरफ की भावना होती है, मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। जैसे ये देखिए, इधर भी मतलब दिल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और दिमाग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बताओ कौन सी कंडीशन में आप दोनों का इस्तेमाल करते हो। मिक्स्ड फीलिंग होती है, दिल कहता है आज डूब जाने का मन है, और दिमाग कहता है ओ ये देख यहां पर क्या रखा हुआ है, ये पढ़, ये नोट्स पढ़ जरा। तो जब ऐसी फीलिंग होती है कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं, तो उस समय आप कैसे होते हैं, उस समय आप होते हैं, जल्दी से बताइए फटाफट, पोल लगा दिया। तो आंसर होगा इसका एम्बीवेलेंट।
एम्बी मतलब डुअल, तो एम्बीवेलेंट का मतलब होता है डबल फीलिंग, यानी कि मिक्स्ड फीलिंग्स। तो कौन से केस में आती है मिक्स फीलिंग? सर प्लीज ब्लैक बैकग्राउंड कर देना, ब्लैक क्या नहीं दिखेगा, तो ये चेंज कर देना ना, इसको अलग इसको व्हाइट कर देना। हाँ जी, एम्बीवेलेंट क्लियर हो गया सभी को। अब डिफिडेंट क्या होता है? कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने डिफिडेंट। डिफिडेंट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है उस इंसान को कहते हैं डिफिडेंट। एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? जो आदमी इतना खुल जाए सबके साथ, तो उसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एक्सट्रोवर्ट की, तो ये वो इंसान होगा जो अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट शेयर नहीं करता है। वन हु शेयर्स वंस फीलिंग्स, जो अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ शेयर करता है। कुछ लोग अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। अच्छा, बेनीवोलेंट क्या होता है? बेनीवोलेंट होता है परोपकारी। हिंदी वालों लिखो परोपकारी, इसे कहते हैं काइंड, या कह दोगे चैरिटेबल। ये चैरिटी करता है, वन हु डज चैरिटी, जैसे रतन टाटा, ही इज अ बेनीवोलेंट पर्सन। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट समझ में आ गया। इसका उल्टा आएगा इंट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट होते हैं भैया सारी बातें अपने अंदर ही रखते हैं। तुम में से कितने लोग इंट्रोवर्ट हैं जो किसी से कुछ नहीं कह पाते हैं? सर अगर मैं रैंक लाया तो मुझे आपकी कैप चाहिए। मेरे दोस्त, प्रॉमिस, वादा है, जो मर्जी, ये वाली कहेगा ये वाली ले लेना, ये वाली कहेगा ये वाली ले लेना, और मेरे पास आई हैव लॉट मेनी कैप्स, तेरी छूट रहेगी। चलिए जी, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, ये क्लियर हो गया सभी को? अगर नोट कर ले तो कमेंट बॉक्स में लिखना यस सर नोटेड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अ पर्सन हु कंप्लीटली एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहल, जो बिल्कुल भी एल्कोहल नहीं लेता है, कोई ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करता है, उसे कहेंगे क्या? जल्दी से पोल लगा दीजिए साहब, क्या कहेंगे उसको? ये नहीं कि बस थोड़ी सी बियर ले लेता हूं, ना ना वो नहीं, एक पैक ले लेता हूं बाकी मैं नहीं पीता हूं, है ना। हमारे भारत में ऐसे बहुत लोग हैं कि करी करी खाता हूं, वैसे मैं नॉन वेज हूं, सॉरी वेजिटेरियन हूं। कई प्रजातियां पाई जाती हैं हमारे भारत में कि नहीं बस वो पीस नहीं लूंगा क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं भाई, बस थोड़ी सी करी करी दे देना मेरे को, है ना। तो ऐसी प्रजातियां केवल इंडिया में ही मिल सकती हैं आपको। हाँ जी, तो दोस्तों जो कंप्लीटली वर्ड, यानी कि जो बिल्कुल भी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करता है, उसे कहते हैं टी टोटलर। तो टी टोटलर होता है जो कंप्लीटली दूर रहता है। अब ड्रंकर्ड कौन होता है भैया? जो नाली में आपने देखा होगा इधर उधर घूमते फिरते हैं, ठीक है। पियक्कड़ सबको पता है, ड्रंकर्ड पीने वाला। अच्छा जी, कैनल का क्या होता है? ये एक जगह है, अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, जहां पर कुत्तों को रखा जाता है। के फॉर कुत्ता, के फॉर कैनल, याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, कॉमरेड कौन होता है आपका? एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड। कॉमरेड मींस सी फॉर कॉमरेड, सी फॉर क्लोज फ्रेंड, आपका घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ मित्र, ठीक है भाई। इसे कहते हैं अ पर्सन हु इज वेरी क्लोजली टू यू, जो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है उसे कहते हैं आपका कॉमरेड, ठीक है। सी फॉर क्लोज फ्रेंड, सी फॉर कॉमरेड। हाँ जी बेटा, अगर नोट हो गया हो तो बताना जरा। फास्ट फ्रेंड्स, यस। टी टोटलर की स्पेलिंग में TEETOTALL आएगा यहां पर, टी टोटलर। डिम्पी जी क्या कह रही हैं? सर इस बार टॉप 10 में एक भी लड़की नहीं है। हाँ यार, सोचने की बात तो है। हाँ जी बेटा, क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे कैसे काम चलेगा? ये मत सोचो कि हमारी मेरिट कम जाती है,
तो काम चल जाएगा। देखो कंपटीशन तो कंपटीशन है भाई। डिम्पी जी ने बिल्कुल सही सोचा है जी। नेक्स्ट, वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी नहीं करना चाहता, शादी से नफरत करता है, उसे क्या कहेंगे? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सामने है, अब आज के बाद तुम कभी जीवन में भूलोगे नहीं। ठीक है, जिसको शादी करने से नफरत है, जो शादी नहीं करना चाहता, उसे क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात याद रखना दोस्तों, अगर कभी भी मिस प्रीफिक्स लग जाए तो मिस का मतलब होता है हेट। अगर फिल फिल लग जाए तो फिल का मतलब होता है लव। तो अगर इन्हीं में हम फिल लगा देंगे तो वो लवर हो जाएंगे, उन्हें पसंद है। और अगर इसी में हम मिस लगा देंगे तो वो हेटर हो जाएगा, वो हेट करने लगेगा। ठीक है, फिल मतलब लव और मिस मतलब हेट, नफरत। ठीक है, अब आ जाओ, पोल लगा दिया भाई, दिखाओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। हाँ जी, हंसना मना है, हंसना मना है, कोई हंसेगा नहीं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, गैमिस्ट, जब भी गैमी की बात आएगी यहां पर शादी ही होगा, और मिस मतलब नफरत और गैमी मतलब मैरिज। तो याद हो गया होगा आपको साथ के साथ, मीसोगैमिस्ट। दूसरा, जब भी गाइन वर्ड आएगा, गाइन, गाइन, तो गाइन का मतलब है जिसको लड़कियों से ही नफरत है, लड़कियां ही अच्छी नहीं लगती हैं। मिस मतलब हेट और गाइन मतलब महिला, जिसको महिलाएं अच्छी नहीं लगती है, महिलाओं से ही नफरत होती है, तो इसे कहेंगे हेटर ऑफ विमेन, महिलाओं से। यह है शादी से नफरत करने वाला, यह है महिलाओं से नफरत करने वाला। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? तो फर्क तो है दोस्त, फर्क है, क्योंकि आज आपका डाउट दूर करूंगा। यहां मैंने शादी कहा है, इसमें जरूर नहीं है पुरुष हो, इसमें कोई महिला भी तो हो सकती है, इसमें महिला भी तो हो सकती है कि जिसको शादी नहीं करनी। कुछ महिलाएं भी तो ऐसी होती हैं जिनको शादी से नफरत होती है, बोला शादी ही नहीं करनी। और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, बोला शादी ही नहीं करनी। तो इसमें दोनों हो सकते हैं गैमी में, जो हेटर ऑफ मैरिज, और गायन में सिर्फ महिलाओं से नफरत करना। समझ में आ गया? मीसोलॉजिस्ट, हेटर ऑफ नॉलेज, जिसको नॉलेज से नफरत है। ठीक है भाई, लॉजिस्ट मतलब नॉलेज और मिस मतलब हेट। मिसंथ्रोफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है। हेटर ऑफ मैनकाइंड, जिसको इंसान नाम से ही, हेटर ऑफ मैनकाइंड, जिसको इंसान से ही नफरत हो जाती है। मतलब चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, बस इंसान नाम से, इंसान से नफरत हो जाती है, उसे कहते हैं मिसंथ्रोफ। अगर कल को आ गया फिलंथ्रोफिस्ट, तो लवर ऑफ मैनकाइंड, जिससे इंसान से प्रेम है। ठीक है भाई, इंसान से ही प्रेम हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत कहना जी फिर वो बताओ जो पुरुषों से नफरत, जिसको पुरुषों से नफरत हो जाती है। लिखो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। यहां तक पूरा एक्सप्लेन आ गया, पूरा एक्सप्लेनेशन आ गया? फिर से देखो, मीसोलॉजिस्ट, नॉलेज से नफरत। मीसोगाइनिस्ट, महिलाओं से नफरत। मीसोगैमिस्ट, शादी से, गैमिस मतलब शादी, इसमें महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। मिसंथ्रोफिस्ट, मानव से नफरत। फिलंथ्रोफिस्ट, लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव प्रेमी। ठीक है, फिलोगैमिस्ट, शादी से प्रेम। फिलोगाइनिस्ट, लवर ऑफ वुमेन, महिलाओं से प्रेम। फिलोलॉजिस्ट, लवर ऑफ नॉलेज, उसे नॉलेज से प्रेम। बस फिल लग जाएगा तो प्यार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको ब्लैक बैकग्राउंड करवा देते हैं। लीजिए भाई, अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का तरीका,
हिंदी में कहते हैं कार्य प्रणाली। जैसे एनडीए में जाते हो ना एसएसबी देने, पहले तो मेरी हिंदी के देखो सही है क्या, कार्य प्रणाली, प्रणाली मतलब कार्य प्रणाली का मतलब होता है आपके काम करने का तरीका, आपकी दिनचर्या। जब आप कई बार एसएसबी में होते हो तो वहां से आपको आईओ इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछ लेता है, जेंटलमैन जस्ट टेल मी अबाउट योर, जो वर्ड आएगा यहां पर कि मुझे अपनी दिनचर्या बताओ, कार्य प्रणाली बताओ, अपने काम करने का तरीका बताओ। काम करने का तरीका मतलब वे ऑफ डूइंग, कैसे करते हो आप किसी भी चीज को, वो आपसे पूछ रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ? क्या सोनेट इसका आंसर होगा? नहीं, सोनेट होता है 14 लाइंस पोयम, 14 लाइन की कविता को कहते हैं सोनेट। ओमनी प्रेजेंट क्या होता है? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित है, गॉड, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ठीक है। जॉकी क्या होता है? जो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, हॉर्स राइडर। आपने एक मूवी देखी है रेस, रेस मूवी देखी है, एग्जांपल दूंगा, वो देखो आपको बताऊंगा, आपको याद आ जाएगा। रेस मूवी में जॉन इब्राहिम और एक वो होता है, कौन सा हीरो होता है, दूसरे का मेरे नाम, सैफ अली खान। वो कहता है कि भैया मेरे जॉकी पे इतने $1 बिलियन लगा दो। तो जॉकी का मतलब, हम कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, घोड़े पे लगा दो। घोड़े पे नहीं, जॉकी का मतलब है जो उस घोड़े को चला रहा है। तो जॉकी वो व्यक्ति होता है जो हॉर्स रेस में उसको घोड़े को राइड करता है। तो प्रोफेशनल, ये नहीं कि तुमने किसी का घोड़ा लिया या कल को तुम्हारी शादी हो गई और तुम घोड़े पे बैठे हो और कहो यार जॉकी बैठा है? जॉकी नहीं है वो वो दूल्हा है। ठीक है, जो रेस में घोड़े को दौड़ाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जॉकी। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडस ऑपरेंडी। हो गया नोटेड? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जी हां बिल्कुल लिख लिया। ठीक, आ जाओ जी अगला। ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल उगाना और सब्जियां उगाना। जैसे कि ये देखो, इसे क्या कहते हैं? फल और सब्जियां उगाने को क्या कहते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। फल और सब्जियां उगाने की खेती करने को क्या कहते हैं? हाँ जी बताइए। क्या आंसर आ रहा है? बी, विटिकल्चर। अबे ओ गधो, विटिकल्चर होता है ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती। नालायक, अंगूर की खेती को कहते हैं विटिकल्चर। गधे हो बिल्कुल। पिसीकल्चर होता है मछली पालन, रियरिंग ऑफ फिश। हिंदी में लिखो मछली पालन, मछली पालन। समझ गए ना? मछलियों को आपने देखो तालाब में पालते हैं, आजकल ये खेती करने लगे हैं। कल्चर तो पता ही है ना आपको, यहां पर ग्रोइंग। ठीक है, अच्छा सेरीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। एस फॉर सेरी याद कर लेना, पेपर में कहीं ना कहीं मिलेगा। एस फॉर सेरी और एस फॉर रियरिंग ऑफ सिल्क। सिल्क की खेती को, किसकी खेती को? सिल्क की। और सिल्क ना लिख के पूरा लिख लो चाहे तो सिल्क वॉर्म्स, क्योंकि सिल्क वॉर्म से ही सिल्क बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। गधे बिल्कुल, एक नंबर के गधे हो। सर ये सेम क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था बेटे। मैंने क्या कहा? कंटेंट वो मिलेगा जो पेपर में होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये 12 साल का एक्सपीरियंस लगा हुआ है क्वेश्चंस में। बस लिखते चले जाओ और जब जैसे जैसे सिलेक्शन होगा ना, मुझे थैंक्स बोलते चले जाना। फिर हो गया पिसी कल्चर।
पिस, याद करने का तरीका, पिस फिश, पिश फिश, सेरीकल्चर, एस फॉर सेरी, एस फॉर सिल्क। ठीक है भैया, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है फल और सब्जियां उगाना, ठीक है। और विटिकल्चर मतलब अंगूर की खेती। नेक्स्ट, अगले पे आ जाओ। हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट और म्यूजिशियन, हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट और म्यूजिशियन, एक ई ऑप्शन में और देना चाहता हूं। अब कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैंने यहां पर क्यों लिखा है। कितने लोग समझ गए हैं, दिल मारो फेंक के, कि मैंने यहां पर ये क्यों लिखा है। चलिए जी, हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक ऐसा आर्टिस्ट जो बहुत ही एक्सपर्ट हो, जैसे नुसरत फतेह अली खान, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ए आर रहमान, लता मंगेशकर, ऐसे लोगों को कहते हैं हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट। ठीक है, नॉट जो आजकल के ये आते हैं, है ना, चिंटू मिंटू, तो उनको कहते हैं बच्चों वर्चुअसो। ठीक है, एग्जाम्पल से याद रखोगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से कनेक्ट होता है। अगर आपकी बातें पर्टिनेंट हैं तो इसका मतलब आपकी बातों में दम है, आपकी बातें लॉजिकल हैं, आपकी बातें रिलीवेंट हैं, आपकी बातें रेशनल हैं, आपकी बातों में तर्क है, तर्क संगत, तर्क संगत। अगर हिंदी में सही लिखा हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ताली मारो दबा के। ठीक है, मतलब तर्क है आपकी बातों में, लॉजिक है आपकी बातें। टोडी क्या होता है, चापलूस, चापलूसी करने वाला, टोडी, है ना, ऐसे यूं जीभ चाटते हैं ठोड़ी लगा के दूसरों की, टोडी ठोड़ी। ठीक है, तो चापलूस। लेकी, लेकी, ये चापलूस आदमी होता है, चापलूसी। और कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत चापलूसी होती है। अब ये मैंने दो क्यों लिखे हैं, इसका रीजन समझो। दो इसलिए लिखे हैं दोनों, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है। कितने लोगों को है इन दोनों में कंफ्यूजन। तुम्हारे दिल की बात पकड़ ली मैंने कि सर लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट बड़ा कंफ्यूजन करते हैं। ध्यान से सुनना, सपोज करो मुझे दो लैंग्वेज आती हैं, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी भी सीख ली, तो दो तीन लैंग्वेज आ गई, तो मैं पता क्या कहलाऊंगा, पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट नहीं कहलाऊंगा। क्योंकि मैं रिसर्च नहीं करता, बस मुझे दो तीन लैंग्वेज आती हैं, राजस्थानी भी सीख ली, खंबागणी। लेकिन अगर मैं किसी एक लैंग्वेज पे रिसर्च करता हूं, रिसर्च ये वर्ड डालो अपने माइंड में, ग्विस्ट, ग्विस्ट, इस्ट, रिसर्च करने वाला बंदा। तुम में से, मुझ में से कोई भी व्यक्ति पॉलीग्लॉट हो सकता है, बट रिसर्चर वही होगा जो उस पर रिसर्च करेगा। तो ये अपने माइंड में डाल लो जल्दी से, ठीक है, आज के बाद भूलना मत। पॉलीग्लॉट लिखो, वन हु नोज, वन हु नोज, जो जानता है बहुत सारी भाषाएं, मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, और ये होगा वन हु मेक्स, अब क्लियर हो गया डाउट, वन हु मेक्स साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च ऑन अ लैंग्वेज, जो किसी लैंग्वेज के ऊपर, अ साइंटिफिक रिसर्च ऑन अ लैंग्वेज। ऐसे सीखा करो, भूलोगे नहीं कभी। जो कहते हैं याद नहीं होते, याद कैसे होंगे, टिक मार्क मारोगे तो याद कभी नहीं होंगे। पूरा एकदम डीप में जाया करो कि फर्क क्या होता है दोनों में, और फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिस लगाया करो। अगर नोट कर लें तो लिखना है सर, नोटेड। हाँ जी, वोल्फ लाइफ, वोल्फ मतलब
भेड़िए के जैसी क्वालिटी, भेड़िए के जैसी क्वालिटी। यहां मैं एक और लिखना चाहूंगा, मेरा मन कर रहा है, और कुछ लोग समझ जाएंगे कि मैं क्यों लिखना चाह रहा हूं। बस इन्हीं में से आ जाएगा पेपर में। भैया, ए गुरु, पोल, क्या हो रहा है तुझे? ठीक ठाक है सब? हैं? देख, अगर इश्क का सवाल है तो मेरे पास दवाई नहीं है, लेकिन है तबीयत खराब है। और क्या हो रहा है अजीब सा? उस अजीब सा बता, उसकी कुछ ना कुछ दवाई करेंगे, तुझे बंगाली बाबा के पास लेके जाएंगे, कुछ झाड़ फूंक लगवाएंगे तेरे अंदर। हाँ जी, वोल्फ लाइक। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, जल्दी बता दो। आ गया, शाबाश। तो भैया आंसर होगा ल्यूपाइन। अब देखो, इन सबको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है यही आ जाए, यहां से भी आता है। अब देखो, कैनाइन, कैनाइन होता है, लिखते चलो साथ में, डॉग, कुत्ते के जैसा, कुत्ते की जैसी क्वालिटीज। एक्विलाइन क्या होता है? एक्विलाइन याद करो, एक्विलाइन नोज के रूप में, तो ये होता है बाज के जैसा, यानी कि ईगल, ईगल लाइक, बाज के जैसा। इक्वाइन, इक्विस्ट्रीन, इक्वाइन होता है घोड़े के जैसा, हॉर्स। सोचो, याद करो। फेलाइन, सोचो क्या हो सकता है, फेलाइन, वल्पाइन, यही तो दिमाग लगाना है। फेलाइन किसे कहते हैं? फेलाइन होता है बिल्ली के जैसा, कैट, और वल्पाइन क्या होता है? लोमड़ी के जैसा, फॉक्स। इससे बाहर नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे डिजाइन किए हुए हैं कि बाहर जाएगा ही नहीं। अब तुम्हारे दोस्त को तुम इनमें से कौन सी क्वालिटी दोगे, बताओ, क्या कहना चाहोगे अपने दोस्त के लिए? हो गया, नोट हो गया, डन। लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निकम्मे हो तुम लोग पूरे। चलो जी। एन अथॉरिटी टू लुक पब्लिक ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस मतलब समस्या, पब्लिक की समस्या को देखरेख करने के लिए जो अथॉरिटी तैयार करते हैं, जो सरकारी बॉडी बनाते हैं, उस बॉडी को, उस सरकारी अथॉरिटी को क्या कहेंगे? आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। क्रेडिबल कहेंगे क्या? लो जी, क्रेडिबल होता है दैट कैन बी बिलीव्ड, एक ऐसी स्टोरी जिस पर विश्वास किया जा सके। हिंदी में इसे कहते हैं विश्वसनीय। तुम्हारी बातें क्रेडिबल हैं, विश्वसनीय। सही लिखा है, देखना जरा, दैट कैन बी बिलीव्ड, है ना। ऑडिटर कौन होता है? बहुत बहुत ज्यादा पेपर में आता है। किसके पेपर में आया हुआ है ऑडिटर, बताओ? ऑडिटर, ऑफिशियल अकाउंटेंट। ऑफिशियल मतलब है सरकारी अकाउंटेंट। अब मैं, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर वो अकाउंटेंट रख ले तो उसे ऑडिटर नहीं कहेंगे। जो सरकारी अकाउंट, सरकार का अकाउंटेंट होता है, उसे कहते हैं ऑडिटर। तो इसका मतलब होता है ऑम्बुड्समैन, और इसकी हिंदी सुन लो, हिंदी से एकदम याद आ जाएगा, लोकपाल। याद है अन्ना हजारे ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, लोकपाल बिल। अब मुझे थैंक्स बोलो जल्दी से, हिंदी याद, देखा, देख रहे हो, लोकपाल कहते हैं इसे, ऑम्बुड्समैन, ठीक है, भूलना मत। इंडिग्नेंट कौन होता है? इंडिग्नेंट होता है एंग्री पर्सन, एंग्री, एक व्यक्ति जो नाराज होता है। अब लेकिन इसकी भी डीप नॉलेज देता हूं, इंडिग्नेंट कौन सा? जिसके साथ अन्याय हुआ हो और उस अन्याय पे लेकर नाराज है, तो उसे कहते हैं इंडिग्नेंट, ठीक है। इफ यू आर इंडिग्नेंट, इसका मतलब है यू आर एंग्री एट समथिंग
दैट इज रॉन्ग, दैट रॉन्ग हैज बीन डन विद यू, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो फॉर दैट यू विल बी एंग्री, एंड उस समय पर आप कहलाओगे इंडिग्नेंट। यस, आई एम इंडिग्नेंट एट मिसबिहेवियर, जो भी कुछ हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, दैट कैन बी, अच्छा दो बार, दैट कैन बी प्लीजिंग टू टेस्ट, मतलब जो खाने में बहुत ज्यादा क्या हो, स्वादिष्ट हो। लो भैया, तुम्हारे लिए है ये बर्गर, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न है क्या है ये कुछ, और ये बेहतरीन बेहतरीन चीजें, तो एकदम जो टेस्ट को बड़ी स्वादिष्ट लगे, हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए, स्वादिष्ट, ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? बताओ फिर आंसर क्या होगा इसका। ए, वेरी नाइस, पैलेटेबल। याद करने का तरीका बताता हूं, जो पैलेट होता है ना, वो हमारी जीभ के नीचे का हिस्सा होता है, दिस इज कॉल्ड पैलेट। तो जो इसको अच्छा लगे वो पैलेटेबल, टेस्टी, याद रखना आज के बाद। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल केमिस्ट्री में बताओ जल्दी, तुमने याद किया होगा, सोचो सोचो, डक्टाइल क्या था? दैट कैन बी ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसके तार बनाए जा सके, ऐसे मेटल को कहते हैं डक्टाइल। बताओ ऐसे मेटल का नाम बताओ जो डक्टाइल हो। इनएडिबल, एडिबल होता है खाने लायक, इनएडिबल होता है नॉट फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य ना हो, नॉट फिट टू बी ईटन। एडिबल मतलब एडिबल ऑयल, खाने योग्य, और इनएडिबल मतलब जो खाने लायक ना हो। ठीक है, पोटेबल, पोटेबल होता है पीने लायक। इज दिस वाटर वाटर पोटेबल, क्या ये पानी पीने लायक है? पीने लायक। इंग्लिश में लिखेंगे फिट टू बी ड्रंक। अब कई बार पानी ऐसा होता है ना, गंदा वगैरह होता है, खारा पानी होता है, तो आप कहते हैं इज दिस वाटर पोटेबल, या पोटेबल वाटर, तो पीने लायक। अच्छा, एक वर्ड है, इसका मीनिंग बताओ, पोर्टेबल। पोर्टेबल, देखो पोर्टेबल तो सबको आ गया, लेकिन कंफ्यूजन होता है पोर्टेबल और पोर्टेबल में। तो पोर्टेबल बताओ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट, व्हाट इज पोर्टेबल? पोर्टेबल नहीं, पोर्टेबल बेटा, याद करोगे पोर्ट से, सिम को हम पोर्ट कराते हैं, तो दैट कैन बी कैरीड, मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाया जा सके। जैसे अभी ये पोर्टेबल नहीं है क्योंकि मैंने फिक्स कर रखा है बोर्ड इसमें, लेकिन कोई चेयर होती है, उसको धक्का देके यहां से वहां ले जा सकते हैं, तो उसे कहते हैं यस दिस चेयर इज पोर्टेबल। ठीक है, कि भैया ये यहां से वहां ले जाई जा सकती है। तो पोर्ट से याद करना, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह, और पोर्ट से याद करना पोर्ट के अंदर पानी रहता है, तो पोर्टेबल। ठीक है, लो जी अगला क्वेश्चन, अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दुनिया के सभी हिस्सों का, मतलब उसने पूरी दुनिया का भ्रमण, 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 मैं भ्रमण किया हो। हिंदी के लिए मेरी थैंक्स बोलो, देखो हिंदी में भी लिख दिया, पूरा आपको समझा दिया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है यार मैंने तो पूरी दुनिया घूमी हुई है, आई हैव विजिटेड ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड, सब कुछ उसके लिए नया नहीं है, पूरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ देखा उसने, तो उसको बताओ क्या कहेंगे। अब कुछ लोग इसमें आंसर ए देंगे और उनके कान के नीचे बजाऊंगा। व्यक्ति यूनिवर्सल कैसे हो सकता है? हाउ कैन अ पर्सन बी यूनिवर्सल? समथिंग रिलेटेड टू यूनिवर्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल। अबे तो गधों के सरदार
ए वालों तुम ये बताओ तुमने बुद्धि क्यों नहीं लगाई? पेपर में इसीलिए गलती करते हो। यूनिवर्स से संबंधित होता है यूनिवर्सल, और व्यक्ति पूछ रहा है वो तुमसे, वन वर्ड का मतलब है व्यक्ति, पर्सन, वही बताओ। तो कॉस्मोपॉलिटन इसका आंसर होता है, कॉस्मोपॉलिटन। अब मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये किसी ना किसी एग्जाम में ये दोनों फंसेंगे, इसलिए मैंने लगाए हैं ऑप्शन में। आएंगे, बहुत ज्यादा आते हैं ये एग्जाम में, दिस इज माय एक्सपीरियंस, पक्का मिलेंगे। लेकिन इसे तुम्हें याद कराऊंगा मैं पिक्चर से। ये किसका नक्शा बनाया हमने, बताओ जल्दी से, किसका नक्शा बना दिया? ये है श्रीलंका और ये है इंडिया, याद कर लो यहीं पे आज। अब अगर कोई व्यक्ति किसी कंट्री को छोड़ के जाता है, मान लो हम छोड़ के पाकिस्तान में जाकर रहने, नहीं नहीं पाकिस्तान तो गलत है, पाकिस्तान में तो मैं वैसे ना जाऊं, कहीं और चले जाओ, अमेरिका में जा रहे हैं, अगर हम जाके अमेरिका में रहने लगे तो छोड़कर जाने वाले को कहते हैं एग्जिट करना, याद रहेगा, EXIT, एग्जिट। तो ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एमिग्रेंट। तो हिंदी में लिखो छोड़कर जाने वाला, छोड़कर जाने वाला, ठीक है। और ये होता है आकर रहने वाला, मतलब अगर मान लो कोई अमेरिकन हमारे कंट्री में आके रहने लगे, हमारे देश में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अप्रवासी। इन मतलब अंदर आएगा वो, तो इसे हम अप्रवासी कहेंगे, अप्रवासी। और छोड़कर जाने वाले को प्रवासी। तो यहां पर लिखो वन हु कम्स, जो बाहर से अंदर आता है, वन हु कम्स, बस ये कम्स वर्ड याद रखना, बाकी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। वन हु कम्स इन अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल, उसे छोड़ दो, सिर्फ ये वर्ड रखो, कम्स याद। और एमिग्रेंट होता है एग्जिट, वन हु लीव्स, वन हु लीव्स, लीव्स का मतलब है भैया छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है तो एग्जिट। और ई फॉर एग्जिट, आई फॉर इन, कम्स। अब नहीं भूलोगे कभी भी लाइफ में आप। कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन और पूछते हैं कि सर फिर माइग्रेंट क्या होता है? मेरे भाई माइग्रेंट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। अब इसमें जा भी सकता है, आ भी सकता है, बस एक जगह से दूसरी जगह जाता है माइग्रेंट, 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 माइग्रेंट। लेकिन इनमें पर्टिकुलर है, इसमें छोड़ के जाने वाला, इसमें आने वाला, और इसमें तुम्हें नहीं पता जा रहा है या आ रहा है। बस माइग्रेंट का मतलब होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। जैसे सीमा हैदर, हाँ बिल्कुल, सीमा हैदर बताओ एमिग्रेंट है या इमिग्रेंट है? गुड, तुझे बहुत ख्याल है सीमा हैदर का। चलो भाई बताओ, सीमा हैदर एमिग्रेंट होगी या इमिग्रेंट होगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, सीमा हैदर क्या कहलाएगी, एमिग्रेंट या इमिग्रेंट? हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, सीमा हैदर पी फॉर पाकिस्तान से इंडिया में आई है, आई है मतलब इन, तो वो कहलाएगी इमिग्रेंट, आई फॉर इमिग्रेंट, बाहर से अंदर आई है, ठीक है। अगर हम इंडिया की नजर से देखेंगे तो वो आई है, अगर हम पाकिस्तान तो वो गई है, तो पाकिस्तानियों के लिए वो क्या कहलाएगी, इमिग्रेंट, और हम भारतीयों के लिए वो आई है, तो आई फॉर इमिग्रेंट। नेक्स्ट, चलिए 13, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन, मतलब
कि इंसान कैसे बंदर से इंसान बना, इसकी स्टडी को क्या कहेंगे? बताओ क्या कहलाएगा इसका आंसर? हाँ जी, चले भाई। डी, शाबाश, एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है? देखो, लॉजी का मतलब है अध्ययन यानी कि स्टडी, तो स्टडी ऑफ, जहां भी सिस्मो आ जाए ना समझ जाना, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप। अर्थक्वेक, सिस्मोग्राफ अगर आएगा ना, तो सिस्मोग्राफ किसको मापता है बताओ? सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके, ठीक है। अच्छा जी, एथनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ मानव जाति, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है जी, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसिस या ओरिजिन ऑफ रेसिस, ओरिजिन ऑफ रेसिस के ये जो जातियां हैं, रेस जो है, अलग अलग प्रजातियां कैसे बनी। डेमोग्राफी क्या होता है? सन 2011 में डेमोग्राफी हुआ था, हिंदी में इसको पहले लिखेंगे जनगणना, जन गण मण नहीं, जनगण मण तो जनगण, जनगण, डेमोग्राफी। यहां देखो पहले, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन या काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन की स्टडी नहीं, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ये लिख देंगे, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन की जनगणना पे अध्ययन होता है, ठीक है जी, तो उसे कहते हैं जनगणना, ठीक। डेमोग्राफी क्लियर? जनगण, जनगण मण, गणना, जनगणना, बता यार, बेइज्जती मत करवा, जनगण, सीधा ना, बस। अबे यार, पता था मुझे, बस मैं ऐसे ही सोच रहा था कि ये होगा नहीं होगा, आई न्यू इट। जनगणना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफी। एथनोलॉजी, एथनिक, एथनिक ग्रुप जो होते हैं ना, वो रेस, ह्यूमन रेस के होते हैं, तो एथनोलॉजी। और सिस्मो से आपको बता दिया मैंने कि किसका, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। क्लियर है भाई? चलिए, कॉपी कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चाइल्ड बिरीव्ड ऑफ वन ऑफ बोथ द पेरेंट्स, मतलब अनाथ। अनाथ, हंस क्यों रहे हो बे, मजाक बना रहे हो? सब कुछ पढ़ने के बाद में भी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं बेटा। एक मॉक टेस्ट में सारी जंग जीत लोगे क्या? अब शुरू करो। चलिए जी, तो भैया जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं मतलब अनाथ, तो सीधा आंसर है इसका ऑर्फन। डेस्टिट्यूट क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो बहुत ही गरीब है, पुअर, वेरी पुअर, ठीक है। पॉस्थ्यूमस बताऊंगा नहीं, सिर्फ लिखूंगा नहीं, बता दूंगा, मरणोपरांत, जो पिछले वाले में आया था। मिस्चीवियस क्या होता है? शरारती, शरारती बच्चे को कहते हैं मिस्चीवियस, यानी कि एक तरीके से नॉटी। पॉस्थ्यूमस तुम्हें बताया था मैंने, भी एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, वही है पॉस्थ्यूमस, मरणोपरांत। लो जी, फियर ऑफ ओपन प्लेस और पब्लिक प्लेस। जैसे ये लड़की है, भीड़ में जाने से ना कुछ बच्चों को ना, कुछ लोगों को बहुत डर लगता है, भीड़ का डर, तो वो बताइए क्या कहलाएगा? मॉर्निंग वाली प्रैक्टिस क्लास क्यों नहीं हो रही है? मेरे मुन्ना, मेरे चांद, मॉर्निंग वाली प्रैक्टिस क्लास इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इब्राहिम सर की फिजिक्स की क्लास वहां लगा दी थी। अब उनका जो शेड्यूल है वो दूसरा कहीं उस टाइम पे लगा हुआ है, तो ऐसा कई बार नहीं होता, एकदम सडनली नहीं चेंज किया जाता।
तो उनका शेड्यूल कहीं शिफ्ट किया जाएगा, तब मुझे वो समय दिया जाएगा। तो शायद परसों से वो क्लास स्टार्ट होगी, मैंने रॉबिन सर को बता दिया है, क्योंकि जो शेड्यूल लगाता है उसका भी देखना पड़ता है। बाकी स्टार्ट हो जाएगा, बोल दिया था मैंने आपको। फियर ऑफ ओपन प्लेस, तो इसका आंसर होगा, बताओ क्या होगा? ओफिडोफोबिया। ये होता है किसका, किस किस को सांप से डर लगता है? ओफिडियोफोबिया होता है। फोबिया मतलब एक्सट्रीम फियर, डर। तो ओफिडियोफोबिया स्नेक से। एक्रोफोबिया हाइट से, हाइट से लगने वाला डर, एक्रो। अच्छा, पायरोफोबिया बताओ, पायरोफोबिया। और फिर हाइड्रोफोबिया भी बताना, हाइड्रोफोबिया। इनमें से ही आ जाएगा पेपर में अगर फोबिया में से देगा तो, ठीक है। और एक बैथोफोबिया। बस इतने बता दो, इन्हीं में से देगा पेपर में तुम्हें अगर देगा तो। एगोराफोबिया बेटा इसका आंसर होता है भीड़ का डर। एक्रोफोबिया हो गया हाइट का डर, पहाड़ पे जाने से, ऊपर जाने से, नीचे देख के डर लगता है। क्लेस्ट्रोफोबिया आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो इसे कहते हैं बंद कमरे का या बंद जगह का डर। तो फियर ऑफ एन एनक्लोज्ड प्लेस। एनक्लोज्ड का मतलब है बंद कमरे का डर। घुटन सी हो जाती है ना, जैसे एरोप्लेन में बैठ के भी कई लोगों को घुटन सी होने लगती है, छोटी जगह बस में बैठ के, है ना, इसे कहते हैं। अब बताओ, क्लेस्ट्रो सबसे ज्यादा 95% आने के चांस इसके हैं। इसके चांस है 8%। एक्रोफोबिया के चांस है 5%। हाइड्रोफोबिया के चांस है 20%। तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं। तो हाइड्रोफोबिया होता है बेटा वाटर, पानी का डर। हाइड्रो मतलब वाटर। पायरोफोबिया होता है फायर, आग से लगने वाला डर। बेथोफोबिया होता है, कई लोग बाथ से नहाने का सोच रहे होंगे, नहीं, डेप्थ। डेप्थ मतलब गहराई से, गहराई का डर। एक क्वेश्चन है मेरा बच्चों, ये बताना, डेप्थ का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? डेप्थ का एडजेक्टिव फॉर्म बताओ, बताओ क्या होता है? चलो इसे नोट करो तब तक। डेप्थ का एडजेक्टिव फॉर्म। हाँ जी, डेप्थ। वेरी नाइस। तो डेप्थ का एडजेक्टिव फॉर्म होता है डीप। शाबाश। चलो ये क्लास, ये भी लेंगे एक दिन, इसकी क्लास भी लीजिए। डेड बॉडी ऑफ एनिमल, किसी जानवर की डेड बॉडी को क्या कहते हैं? डेड बॉडी ऑफ एनिमल, पोल लगा दिया। हाँ जी, चलिए, आंसर इतनी देर में आना चाहिए था। डेड बॉडी ऑफ एनिमल होता है बच्चों, क्या कहलाता है बताओ? कैरकेस। स्पेलिंग एरर भी याद रखना, स्पेलिंग में बता CARCASS। ये भी डेड बॉडी होगी, लेकिन ये किसकी होगी? ह्यूमन बीइंग। इंसान की डेड बॉडी को कहते हैं कैरकेस, सॉरी कॉप्स। अच्छा, एनिमल्स या इंसेक्ट्स, दोनों ही आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, हैंगर क्या होता है वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, तब तक मैं एलोमनस बताता हूं। एलोमनस होता है एक्स स्टूडेंट। एक्स स्टूडेंट का मतलब समझो क्या है। सपोज करो मेरे स्कूल का नाम है ABC पब्लिक स्कूल, और मैं यहां से पढ़ के पास आउट हुआ हूं, तो मैं इसका क्या हूं? एलोमनस, ठीक है, मतलब वहां का एक्स स्टूडेंट हूं। और इसका प्लूरल क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ एलोमनस का। अगर हम दो भाई हैं और दोनों इसी स्कूल से पढ़े हैं, या दो दोस्त हैं या चार दोस्त हैं और हम इसी स्कूल से पढ़े हैं, तो चार के लिए एलोमनस नहीं आएगा। अब ये प्लूरल बताना है आपको इसका। हैंगार क्या होता है? अ प्लेस वेयर
एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट आर केप्ट, जहां पर एयरक्राफ्ट खड़े किए जाते हैं या एरोप्लेन खड़े किए जाते हैं उसे हैंगा कहते हैं। तो आपने एलोमनस का प्लूरल बताना है। वेरी नाइस, शाबाश। एल्यूमनी, ALUMNI। एल्यूमनी मीट सुना है किसी ने? एल्यूमनी मीट होती है, एक्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और फिर पार्टी वगैरह की जाती है। तो इसीलिए वो, सर ये अग्निवीर वाले में आया था। क्यों टेंशन ले रहे हो यार, ये अग्निवीर में नहीं, ये तुम्हें SSC में भी मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, टेंशन ना लो। कंटेंट कितना धाकड़ चल रहा है, खतरनाक। तबाही ना मचा दी तो नाम बदल देना, बस थैंक्स बोल देना मुझे जब सिलेक्शन है। लिटरेरी थेफ्ट, लिटरेरी थेफ्ट का मतलब है साहित्य की चोरी। एग्जाम्पल देता हूं थ्री इडियट्स मूवी का। थ्री इडियट्स याद रख लेना, वहां से हुआ क्या था। थ्री इडियट्स के जो डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इन्होंने जब थ्री इडियट्स मूवी बनाई थी तो इन पे आरोप लगाया था चेतन भगत ने, क्योंकि चेतन भगत का नोवेल था थ्री इडियट्स। अब परमिशन लेनी चाहिए थी ना कि भैया मैं तुम्हारे नोवेल पे मूवी बना रहा हूं, बताया है नहीं, अगले को मूवी बना दी, तो उसने केस कर दिया था। तो ये कंटेंट की चोरी हो गई थी, साहित्य की चोरी का मतलब यही है। ये नहीं कि पेन चुरा लिया, 10 रुपए चुरा लिए, ये नहीं। समझ में आ गया क्या है लिटरेरी थेफ्ट का मतलब? साहित्यिक चोरी। हिंदी में लिखूं इसी को, एक सेकंड। साहित्यिक चोरी, ठीक है। अब बताओ क्या कहलाएगा ये? तो इसका आंसर होगा बेटा प्लेगियरिज्म। तुम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ पीडेंट इंसान कौन होता है, तब तक मैं दोनों तुम्हें बताता हूं। देखो, कैलीग्राफी होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर लिखने की कला को कहते हैं कैलीग्राफी। और कैकोग्राफी क्या होता है? स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग में गलतियां करना। तुम में से कितने लोग कैकोग्राफिस्ट हैं? अच्छा मुझे ना एक वर्ड बताना जरा, यहां लिख देता हूं अलग से, मन में इच्छा हो रही है क्योंकि पेपर में आता है। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, क्योंकि अगर तुमने कार्टोग्राफी भी कर लिया ना तो पेपर में इसमें बाहर नहीं आएगा। या तो पूछेगा कार्टोग्राफी, या पूछेगा कैकोग्राफी, या पूछेगा कैलीग्राफी, इनसे बाहर नहीं आएगा। मेरी टेंशन है उसकी, ठीक है। पीडेंट कौन होता है? वन हु डिस्प्लेज वंस नॉलेज, जो अपनी नॉलेज का बखान करते हैं, नॉलेज का दिखावा लग जाता है उनमें बेचारों में, पीडेंट। तो पीडेंट लोग होते हैं जो अपनी नॉलेज का दिखावा करते हैं, बखान करते हैं। ये नहीं बताया तुमने जरा। कार्टो, कार्टो मतलब लिखो, कार्टो मींस आर्ट ऑफ मेकिंग, क्या बनाना? मैप्स, नक्शे बनाने की कला। ग्राफी मतलब कला, तो कार्टोग्राफी मतलब नक्शा बनाने की कला। इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, यहीं से दे देगा, बाहर नहीं जाएगा, हिम्मत नहीं है उसकी बाहर चला जाए। लो अगला क्वेश्चन ले लो। द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली अ होल रेस, मतलब भीड़ को मारना, भीड़ को मारना, भीड़ की हत्या, या तो पूरी रेस को ही खत्म कर देना, या जैसे जलियांवाला बाग, एग्जाम्पल ले लो इसका, जलियांवाला बाग, ठीक है, मारा था ना भीड़ को। सर मैं 6th क्लास में हूं। भाई अभी जो तेरा दूध पीने की उम्र है बेटे, अभी से इतने दर्द ले रहा है तू, तू कंपटीशन बढ़ा रहा है यार इन लोगों के लिए। हाँ जी, तो भीड़ की हत्या, देखो होमिसाइड अगर देगा ना तो सीधा लिख देना, साइड का मतलब है मर्डर, साइड मींस मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग का मतलब है कि कोई भी इंसान होगा, कोई भी होगा, उसमें पुरुष नारी या कोई बच्चा कुछ नहीं होगा, सिर्फ इंसान। तो H फॉर होमिसाइड, H फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। युक्सॉरिसाइड, यह भी मर्डर होगा, लेकिन मर्डर किसका होगा? वाइफ, पत्नी का मर्डर, असंभव बात है बिल्कुल। जीनोसाइड इसका आंसर होगा। और फीटीसाइड, कई लोग इसे 40 कहते हैं, नहीं फीटीसाइड,
वेरी इंपॉर्टेंट, फीटिसाइड के चांसेस हैं। भ्रूण हत्या इंग्लिश में लिखते हैं पहले, मर्डर ऑफ अनबॉर्न। अनबॉर्न का मतलब होता है बेटा जिसने जन्म ही नहीं लिया, मां की कोख में ही जब बच्चे को मार देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या तो सुना होगा, बेटा भ्रूण हत्या सुना है कभी? सोचो, नहीं सुना ना। कन्या ही भ्रूण हत्या, क्योंकि कन्याओं को ही मारते हैं। तो अनबॉर्न, तो इसीलिए फीमेल फीटिसाइड होता है। तो मर्डर ऑफ अनबॉर्न, तो भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया। अब थैंक्स बोल दो मुझे फटाफट। भ्रूण हत्या, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज पूछनी है आपसे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं फीटिसाइड में और इनफेंटिसाइड में। तो तुम जरा से इनफेंटिसाइड बता दो। इनफेंटिसाइड जल्दी बता दो, इनफेंटिसाइड बताओ फटाफट। फीटिसाइड तो आ गया, जो पैदा ही नहीं हुआ, कोख में ही मार देते हैं उसको। अब याद करो, इन्फेंट, इन्फेंट होता है जिसने जन्म ले लिया, नवजात। तो ये मर्डर होता है मर्डर ऑफ न्यूली बॉर्न। न्यूली बॉर्न का मतलब है कि जन्म लेते ही मार देना। लिखो इसको, जन्म लेते ही मार देना। इसने जन्म ले लिया है और इसने जन्म नहीं लिया है, ये दोनों में फर्क है। नवजात की हत्या, ठीक है, न्यूली बॉर्न। आगे समझ में? पत्नी की हत्या, इंसान की हत्या, जीनोसाइड ग्रुप, फीटिसाइड, इनफेंटिसाइड। ठीक है, एक और बता दो, सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड किसकी हत्या होती है? ये और बता दो बस, ये किसकी हत्या है सोरोरीसाइड? मर्डर ऑफ सिस्टर की, शाबाश, मर्डर ऑफ सिस्टर। एक और बता दो फिर बस चलते चलते, फ्रेट्रीसाइड, ये किसकी हत्या है? फिर आगे बस चल रहे अगले क्वेश्चन पे। फ्रेट्रीसाइड किसकी हत्या है? शाबाश, फ्रेट्रीसाइड होता है ब्रदर की हत्या। ठीक है भाई लोगों, लो जी, स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। क्या मैंने फोटो सही लगाई है? अगर सही लगाई है तो दिल फेंक के मारो फटाफट, क्योंकि मैं इस इंसान का फैन हूं। वैसे तो पॉलिटिक्स में आई हेट पॉलिटिशियंस, बट आई लव दिस पर्सन। क्या थी वो लाइन? सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। आज वो कहां है बात, आज वो बात ही नहीं है। मजा आता था सुनने में। तो ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, मतलब व्यक्ति नहीं पूछ रहा हूं मैं, उस स्पीच को कहते हैं जो बिना तैयारी के, जो सोच के नहीं बोला जाता था, सदन में वहीं उसी समय बोला जाता था। एक बच्चा कह रहा सर ये कौन है? अबे नालायक आदमी, तू क्या पाकिस्तानी है? तो उस स्पीच को कहते हैं एक्सटेम्पर, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। ठीक है, अच्छा, मैडन स्पीच कैसा होता है? ये होता है फर्स्ट स्पीच, अपनी लाइफ का पहला स्पीच। ये हो सकता है तैयारी के साथ या बिना तैयारी के साथ, लेकिन ये फर्स्ट स्पीच होता है। ठीक है, हाइपरबोल होता है एक स्पीच, ये भी स्पीच होता है, लेकिन क्या? एग्जेगरेट। एग्जेगरेट का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर। हिंदी में लिखो बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा, बढ़ा ढे, बढ़ा चढ़ा कर। जब आप कोई स्पीच बोलते हो लेकिन चीजों को हाइपर बोल, बताओ ऐसे नेता का नाम जो बड़ी फेंक फेंक के बोलते हैं? हैरेंग होता है गुस्से में दिया भाषण। ये सारे स्पीच हैं। हैरेंग मतलब एंग्री स्पीच, मतलब एक स्पीच जो गुस्से में दिया गया हो, गुस्से में दिया गया भाषण। ठीक है, तो मैडन मतलब फर्स्ट, मैडन ओवर से याद कर लेना। हाइपरबोल, हाइपर तो सबको याद होगा, हाइपर होना, बढ़ा चढ़ा के, है ना। और हैरेंग हो गया एंग्री स्पीच, और ये हो गया आपका बिना तैयारी के।
लीजिए भाई। चलिए भाई, ऐसी किताबें, ऐसी पिक्चर्स, या पिक्चर्स मतलब इमेज एटसेट्रा, कुछ भी, मतलब ऐसी कोई भी चीज इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर, मतलब जो किसी इंसान के अंदर वासना पैदा कर दे। एंड डोंट आस्क मी वासना, वासना इज सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज, आपने कोई पिक्चर देखी और आपके अंदर एकदम से वासना पैदा हो गई, ठीक है। आपने कोई बुक पढ़ी ऐसी इस प्रकार की, तो आपके अंदर वासना पैदा हो गई। आपने कोई मूवी देखी, आपके अंदर वासना पैदा हो गई। कुछ भी ऐसी चीज दैट अराउज सेक्सुअल डिजायर इन यू, उसको क्या कहेंगे वो आपको बताना है। पोल लगा दिया। कौन सा आंसर आ रहा है? ए, पोर्नोग्राफी। अबे ओ गधो, तुम्हारी तो सोच ही खराब है। अबे पोर्नोग्राफी में सिर्फ आपका मूवीज या शॉर्ट वीडियोस आती हैं। उसने कहा है एटसेट्रा मतलब एनीथिंग, यही तुम गड़बड़ करते हो। इरोटिका, क्या तुम किसी किताब को पोर्नोग्राफी कह दोगे? गधे हो गए तुम। इरोटिका, तो एनीथिंग दैट प्रोड्यूस सेक्सुअल डिजायर इज कॉल्ड इरोटिका, ठीक है। तो ये आंसर होगा। अच्छा, कॉप्युलेट क्या होता है? संभोग करना। हिंदी ज्यादा शुद्ध तो नहीं हो रही है? ठीक है, ये होता है कॉप्युलेशन। अच्छा, सेलिबेसी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। सेलिबेसी वो इस अवस्था होती है, स्टेट ऑफ अनमैरिड लाइफ। अनमैरिड लाइफ मतलब अनटिल अनलेस यू हैव नॉट डन सेक्स, दिस इज कॉल्ड सेलिबेसी। हिंदी सेलिबेसी की भूल गया हूं, ठीक है। तो दैट इज सेलिबेसी की हिंदी मतलब नहीं आ रहा है, ये एक दो वर्ड रह ही जाता है। सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब तुम ये समझो बात को, स्टेट ऑफ अनमैरिड लाइफ मतलब अंटिल यू हैव नॉट, अंटिल यू हैव डन सेक्स, तो उस अवस्था तक आपको क्या कहा जाएगा? यू आर सेलिबेसी, ठीक है। अगर आपने सेक्स नहीं किया है तो आप सेलिबेट हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? और उस अवस्था को कहते हैं सेलिबेसी। और कॉपुलेट हो गया संभोग करना, टू हैव सेक्स विद समवन। इरोटिका, कुछ भी जो सेक्स पैदा करती है आपके अंदर, सेक्सुअल डिजायर पैदा करती है। और पोर्नोग्राफी जो आपने आंसर दिया है वो सिर्फ किसी एक पार्ट को कहते हैं, ठीक है। अविवाहित जीवन, लीजिए, गुड। अविवाहित जीवन, अविवाहित जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन, लीजिए भाई। तो प्यारे बच्चों, कैसी रही आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और मेरे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है, वो सिर्फ 5-5 बच्चे नहीं, जिन्होंने पूरी तैयारी की थी, भले ही वो उतने नंबर नहीं ला पाए, उनको मैं एक तरफ से चैलेंज दे रहा हूं कि अगली बार तुम्हारे लिए चैलेंज है, इतनी आफत लगा दो, इतनी मेहनत कर दो अगले 3 से 4 दिन में कि ये अगली बार जो स्पेशल प्राइज होगा ना, वो तुम्हारे लिए होगा। अगली बार का जो मेरी तरफ से, अकेडमी की तरफ से तुम्हें पता क्या होने वाला है, बट मेरी तरफ से जो होगा वो मैं उसी दिन डिसाइड करूंगा और इससे बेहतरी करूंगा, ठीक है। वो आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है भाई लोगों। और वो प्राइज तुम्हारा होना चाहिए, ठीक? क्लियर है? और ये प्राइज जीतते जीतते कब तुम बहुत आगे निकल जाओगे तुम्हें खुद भी नहीं पता। और संडे को होगा। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो चैनल को ज्वाइन कर लेना, यानी कि एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, एप्लीकेशन का नाम है कैडेट्स एप्लीकेशन, कैडेट्स ऐप, कैडेट डिफेंस एकेडमी का, ठीक है। वहां पर ये टेस्ट होता है, ठीक है। उसी के अंदर अग्नि बैच भी है XY ग्रुप का, और इसी के अंदर SSC के लिए, CDS के लिए, NDA के लिए, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए संकल्प बैच भी वहीं पर है, ठीक है प्यारे दोस्तों। और ग्रामर की क्लास जो है वो परसों से स्टार्ट हो रही है। परसों जो भी दिन हो अब देख लेना, परसों 10 बजे से, कल नहीं होगी क्योंकि कल सर को एक बार फिर से लेनी है क्लास। तो देखो, हर टीचर का सम्मान है और हर टीचर की क्लास इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट है।
तो भाई वो फिजिक्स की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो वो सुबह चलता है, तो भैया परसों, ठीक है? हाँ परसों फ्राइडे है, तो फ्राइडे को ही होगी, ठीक। और प्रेपोजिशन की जो वन शॉट क्लास है वो आई थिंक संडे को होगा, उसका शेड्यूल लग जाएगा आपके पास, ठीक। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी और कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन में मिलेगी। जो न्यू स्टूडेंट है, टेलीग्राम चैनल देखो, अपना कमेंट बॉक्स खोलो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में देखो क्या लिखा हुआ है, पिन कर दिया ऊपर वहां पर। और जो दोनों स्टूडेंट है टॉपर, भाई मेरा इंस्टाग्राम संजीव ठाकुर 123, मुझे मैसेज करना अपने दोनों बच्चे 123, संजीव ठाकुर 123 ये इंस्टाग्राम है, उस पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपसे बातचीत करता हूं, क्योंकि सिर्फ प्राइज ही नहीं, एक स्पेशल बातचीत भी आप लोगों के लिए, ठीक है? तो ठीक है, टी शर्ट तो आपको पार्सल ही होंगी, बाकी जो मैंने अनाउंस किया है वो आपको मैं दूंगा दोनों को, ठीक है? और अगली बार के लिए चैलेंज है सबके लिए, तोड़ दो, फोड़ दो, आग लगा दो। तो मिलते हैं आप लोगों से कल शाम को, तब तक के लिए जय हिंद।